नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के टॉपिक में। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 है। और इसके पहले साथियों आप लोगों के लिए 41 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वहाँ से अपनी तैयारी को और भी बूस्ट कर सकते हैं। और साथियों, प्रैक्टिस सेट देखने से आपकी तैयारी तो बूस्ट होगी ही होगी, साथ में आपका 100% रिवीजन भी होगा, ठीक है। और आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है, अभी आपको कितनी तैयारी करने की और ज़रूरत है। तो और साथियों, यह जीके जीएस जो है ना वो लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो अदर एग्ज़ाम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, और ख़ासतौर से झारखंड पुलिस वाले बच्चों के लिए तो ये है ही, ठीक है। और साथियों, आप लोगों को जो पीडीएफ मिलेगी, या फिर आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। और मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके पीडीएफ अपना आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है साथियों, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, केरल में या फिर कर्नाटक में? तो साथियों, केरल में मनाया जाता है निशागंधी नृत्य, ठीक है। निशागंधी नृत्य जो है महोत्सव, यह कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथकली जैसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की समृद्धि पर प्रकाश डालता है। महाबलीपुरम नृत्य महोत्सव तमिलनाडु, बोनालू नृत्य महोत्सव तेलंगाना, पट्टदकल नृत्य महोत्सव कर्नाटक, पहला राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव साथियों 2019 में छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनबीसी की स्थापना में की गई थी? 1947 में, 1949 में, 1952 में, 1960 में? तो साथियों 1952 में की गई थी, ठीक है, एनडीसी की स्थापना। राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श के लिए एक शीर्ष निकाय है। संरचना, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य होते हैं। भारत सरकार ने दोनों निकायों के अतिव्यापी कार्यों को कम करने के लिए एनडीसी के कार्यों को नीति आयोग में विलय करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश? तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो साथियों, चाइना जो है वो भारत का पड़ोसी देश है, और यह जो है राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रमंडल राष्ट्र 54 स्वतंत्र देशों का एक स्वैच्छिक संघ है, जिनमें से लगभग सभी पूर्व में ब्रिटिश शासन के अधीन थे। चूंकि चीन कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा नहीं रहा, इसलिए यह राष्ट्रमंडल राष्ट्र नहीं है। पहला राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन, कनाडा में 1930 में आयोजित किया गया था। 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो है 2022 का बर्मिंघम यानी कि यूके में। ऑस्ट्रेलिया प्रथम 178 पदक, 67 स्वर्ण पदक। भारत चौथा स्थान पे है 61 पदक के साथ, 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक, ठीक है। पहला भारतीय पदक संकेत सरगर रजत भारोत्तोलन, पहला भारतीय स्वर्ण मीराबाई चानू भारोत्तोलन में। और 2026 राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होगा, और मेजबान देश भी ऑस्ट्रेलिया ही होगा, ठीक है साथियों। तो 2026 का राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला प्रश्न है, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल? तो एलबीडब्ल्यू शब्द साथियों क्रिकेट से संबंधित है, आप सभी जानते होंगे, और आप सभी आशा है कि खेलते भी होंगे, और सबका इंटरेस्ट लगभग 95% लोगों का इंटरेस्ट भी है क्रिकेट में। एलबीडब्ल्यू लेग बिफोर विकेट, ठीक है, लेग बिफोर विकेट बोलते हैं। खेलों से संबंधित शब्द क्रिकेट की फ्री हिट, पिच, स्लिप, लेट कट, डेड बॉल, यार्कर। फुटबॉल से ड्रिबल, साइड बैक, पेनाल्टी की। वॉलीबॉल से स्पाइकर्स, ड्यूस, स्मैश, साइड आर्म, पेनेट्रेशन। बैडमिंटन के जो शब्द हैं वो शटलकॉक, सर्विस कोर्ट, डबल फॉल्ट, स्मैश, ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में जिनके पास जमीनें नहीं थी वे पुरुष और महिलाएं थे। भूमिहार थे,
गृहपति थे, दास कर्मकार थे, ग्राम भोजक थे। तो मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं जिनके पास जमीन नहीं थी उन्हें दास कर्मकार कहते थे साथियों। ठीक है। ग्राम भोजक गांव का मुखिया आमतौर पर पद वंशानुगत था। अक्सर सबसे बड़ा पद जमींदार का होता था, जिसके पास भूमि पर खेती करने के लिए दास और काम करने वाले कर्मचारी होते थे। इसके अलावा राजा जमींदारों के माध्यम से गांवों के लोगों से कर वसूला करते थे। गृहपति, अन्य स्वतंत्र किसान, ग्राम भोजक के अलावा छोटे जमींदार होते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? दशरथ ने, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर अशोक? तो साथियों अशोक ने। ठीक है। अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित थे। राज्यपाल तक्षशिला में उज्जैन, उनका शासन दक्षिण किनारे को छोड़कर पूरे उपमहाद्वीप तक फैला हुआ था। इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर और नेपाल की घाटियां भी शामिल थीं। उसने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा। वह इस युद्ध में हुए नरसंहार से द्रवित हो गया और इसलिए उसने सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक कब्जे की नीति को त्याग दिया। उसने उपगुप्त के अधीन बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संमित्रा को सिलोन बौद्ध मिशनरी के रूप में श्रीलंका भेजा। ठीक है। किसने? अशोक ने भेजा था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? चौरासी 81.35%, 81.17%, 82.14%, 80.65%। बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों 82.14%। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%। भारत की साक्षरता दर। ठीक है। साक्षरता दर पुरुष 82.14% और महिलाएं 65.46%। जनगणना 2011 नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना आयुक्त थे 2011 CM चंद्रमौली। ठीक है, CM चंद्रमौली। और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है 1084। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल की है 94% है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है 60.8%। और जनगणना आयुक्त 2021 के अनुसार डॉक्टर विवेक जोशी हैं। ठीक है। भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, अरब सागर और प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर। तो साथियों बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से मई महीने के दौरान होते हैं। अधिकांश चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं और शेष अरब सागर से उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सघन गोलाकार तूफान होते हैं। आमतौर पर लगभग 320 किलोमीटर 200 मील व्यास के होते हैं, जिनकी हवाएं कम वायुमंडलीय दबाव के मध्य क्षेत्र के चारों ओर घूमती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार हैं, हरिकेन हुआ अटलांटिक और पूर्वोत्तर प्रशांत, टाइफून हुआ उत्तरी पश्चिमी प्रशांत। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? शेल है, ग्रेनाइट है, बलुआ पत्थर है, क्वार्टजाइट है। साथियों क्वार्टजाइट जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आग्नेय चट्टानें मैग्मा और लावा के जमने से बनती हैं। उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट। अवसादी चट्टानें हैं द्वितीयक चट्टानें जिन्हें कहा जाता है। बहिर्जात प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के टुकड़ों के जमाव का परिणाम है। उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल, चाक, कोयला, पोटाश आदि। कायांतरित चट्टानें तृतीयक चट्टानें होती हैं, पहले से विद्यमान चट्टानों से बनी हैं जो पुनः क्रिस्टलीकरण के माध्यम से गुजर रही हैं। उदाहरण है आपका क्वार्टजाइट, मार्बल, स्लेट, निसाइट, सिस्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, आयरिश से, या फिर दक्षिण अफ्रीका, या फिर जर्मन से? साथियों आयरिश से लिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान की अन्य देशों से अपनाई गई विशेषताएं जैसे USA,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, प्रस्तावना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, दक्षिण अफ्रीका से संसद में 2/3 बहुमत के साथ संवैधानिक संशोधन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं, और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ठीक है। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? 6% थी, 3% थी, 12% थी या फिर 8% थी? तो साथियों 6% थी। ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, विशेषताएं क्या थी इसकी? इस योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और भोजन, काम और उत्पादकता पर ध्यान देने के साथ उत्पादकता बढ़ाना। लक्ष्य क्या था? विकास दर 5% था, वास्तविक विकास दर 6.01%। ठीक है। लक्ष्य रखा गया था 5% और जो विकास दर हुआ वो 6.01% हुआ। ठीक है। राजस्व प्राप्तियां नहीं करती हैं क्योंकि वे सरकार का दावा, तो राजस्व प्राप्तियां जो हैं यहाँ पे करती हैं, काट दीजिए, राजस्व प्राप्तियां नहीं करती हैं, काटना है, राजस्व प्राप्तियां, इसके यहाँ पे डैश करना है। राजस्व प्राप्तियां हैं क्योंकि वे सरकार पर दावा नहीं करती हैं। जो नहीं करती हैं आगे लिखा था उसको यहाँ करना है, नहीं करती हैं। ठीक है। अब बन गया प्रश्न, राजस्व प्राप्तियां हैं क्योंकि वे सरकार पर दावा नहीं करती हैं। तो क्या है राजस्व प्राप्तियां? पूंजी प्राप्तियां, गैर प्रतिदेय, मजबूत करने योग्य, प्रतिदेय। तो साथियों गैर प्रतिदेय हैं। ठीक है, गैर प्रतिदेय हैं। प्राप्ति या पावती, एक पक्ष से दूसरे पक्ष को किसी मूल्यवान वस्तु के हस्तांतरण की लिखित पावती है। प्राप्तियों को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियां सरकार पर दावा नहीं करती हैं, इसलिए वे गैर विमोचन योग्य हैं। और पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की सभी प्राप्तियों जो देयता स्थापित करती हैं या वित्तीय संपत्तियों को कम करती हैं, ठीक है, वो होती हैं पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है साथियों, आप लोग 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से PDF को पढ़ लेना है, फिर से वीडियो को देख लेना है, आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे डैश कर लीजिएगा। उसके बाद में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को हल करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था। 1916 में किया था, 1917 में, 1915 में, एक ऑप्शन ले लीजिए 1918 में। ऑप्शन नंबर डी। तो किस सन में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को हल करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था? तो साथियों वह वर्ष था 1918। ठीक है, 1918 का समय था। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918। 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल अपने समय का सबसे बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन बन गया। इस हड़ताल में गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल और सत्याग्रह के रूप में अहिंसा के साधनों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, फाहियान ने वापस अपनी यात्रा शुरू की। फाहियान ने तिब्बत से वापस अपनी यात्रा शुरू की, या फिर पाटलिपुत्र से, या फिर मदुरै से, या फिर बंगाल से? तो साथियों फाहियान ने बंगाल से, ठीक है, बंगाल से वापस अपनी यात्रा शुरू की। फाहियान जो है वो 405-411 ईस्वी के बीच में आया। वह पहले चीनी तीर्थयात्री थे। उन्होंने विक्रमादित्य माने चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें कहा जाता है के शासन के दौरान भारत की यात्रा की और उन्होंने लुम्बिनी माने बुद्ध का जहाँ जन्म स्थान है का दौरा किया। उसने भारत के बारे में अपनी पुस्तक फोकोकी ट्रेवल्स ऑफ फाहियान में लिखा है। उन्होंने बुद्ध के जीवन से जुड़े शहरों की यात्रा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि आधारित उद्योग है? सीमेंट, लोहा तथा इस्पात, रेशम वस्त्र, पेट्रो रसायन? तो साथियों रेशम वस्त्र आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रेशम वस्त्र जो है, रेशम दुनिया का सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा है। भारत में कृषि आधारित उद्योग कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, चाय उद्योग, काफ़ी उद्योग, चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से वस्त्रों के डिज़ाइन, उत्पादन और वितरण से संबंधित है।
किस देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है साथियों? भारत का है, दक्षिण अफ्रीका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, नीदरलैंड का है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है किस देश का? तो साथियों वो अपना देश भारत है। ठीक है, भारत का संविधान जो है, भारत का सर्वोच्च कानून है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान 22 भागों में 395 अनुच्छेद है के हस्तलेखक थे, जिसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। यूएस संविधान यह दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है यूएस का। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं के प्रति? किसके प्रति? राज्यपाल, लोकसभा, मुख्यमंत्री या फिर जनता? तो साथियों मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इस प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, याद रखना है। अनुच्छेद 74 जो है कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का एक उदाहरण है? कपड़े, सड़कें, प्रसाधन उत्पाद, बिस्कुट का एक पैकेट। सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का एक उदाहरण साथियों सड़कें, रोड्स। ठीक है, मुख्य रूप से 4 अलग अलग प्रकार के वस्तुएं हैं। निजी वस्तुएं, कोई भी उत्पाद जिसे उपभोग के लिए खरीदा जाना चाहिए और जो एक व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने पर दूसरे व्यक्ति को उपभोग करने से रोकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन सी एक है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीजन है, एंटीवायरस है, एंटीबायोटिक्स है? तो विटामिन सी साथियों जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, यह मानव निर्मित या प्राकृतिक पदार्थ है साथियों जो कुछ प्रकार की कोशिका क्षति को रोक सकते हैं या देरी कर सकते हैं। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है, एक पानी में घुलनशील विटामिन है साथियों। एंटीजन कोई भी पदार्थ जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनता है। एंटीबायोटिक दवाएं क्या होती हैं? जो लोगों और जानवरों में जीवाणु संक्रमण से लड़ती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है का रासायनिक नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है साथियों? तो वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट माने CaSO4 और हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यह एक महीन सफ़ेद पाउडर है साथियों। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाया जाता है तो जिप्सम बनता है। जिप्सम क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O बनता है। ठीक है, कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaClO2। ठीक है, अगला प्रश्न, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? हरा होता है, पीला होता है, लाल होता है या फिर श्वेत होता है? तो साथियों श्वेत होता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग श्वेत होता है। ठीक है, मैग्नीशियम माने क्षारीय मृदा धातु है। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे सामान्य तत्व है। गुणधर्म चांदी जैसा सफ़ेद, शुद्ध रूप में मुलायम, चमकदार, सफ़ेद लौ के साथ वायु में जलता है। उपयोग ज्वलन और आतिशबाजी में किया जाता है मैग्नीशियम का उपयोग। ठीक है, समीकरण देखिए 2Mg माने 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब मिलाएंगे तो 2MgO बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, 2MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य क्या होता है? विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात कम करता है व्यापार और वाणिज्य, या फिर फैलता है, या फिर कमज़ोर करता है, या फिर अनुबंध करता है? क्या होगा साथियों? फैलता है। ठीक है,
विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात जो है फैलता है व्यापार और वाणिज्य में। विनिर्माण क्षेत्र का महत्व कृषि आय पर लोगों की भारी निर्भरता को कम करना और बेरोजगारी और गरीबी को खत्म करना। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में 24.6% हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल क्लूनी से किसे सम्मानित किया गया? आरती, पायल कपाड़िया, राधिका सेन, सानिया मल्होत्रा। तो साथियों आरती को। ठीक है। आरती को हाल ही में यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल क्लूनी से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ को, रवि शास्त्री को, वीवीएस लक्ष्मण, गौतम गंभीर। तो साथियों गौतम गंभीर को। ठीक है। गौतम गंभीर को हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेसर अतीका मीर का संबंध किससे है? तेलंगाना से है, तमिलनाडु से है, केरल से है, जम्मू कश्मीर से है। तो साथियों जम्मू कश्मीर से है। ठीक है। तो हाल ही में फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेसर अतीका मीर का सम्मान जम्मू कश्मीर से है। साथियों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं हर हर महादेव के नाम से, वो काफ़ी दिन से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और उनका जो है पढ़ाई के प्रति जो भाव है वो अच्छा देखने को मिलता है और वो डिमांड भी करते हैं, जैसा असुविधा मिलती है तो वो डिमांड भी करते हैं। तो अच्छा लगता है साथियों जब कोई कमी होती है और आप लोग जगाते हैं कि सर हमें ये चाहिए, सर हमें वो चाहिए, तो हमें भी लगता है कि हाँ मैंने कहीं कमी की है तो मैं उस कमी को पूरा करने की पूरा कोशिश करता हूँ। कभी कभार लेट हो जाता है साथियों, तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। और वो जो है लगभग हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं, हर हर महादेव के नाम से है उनकी आईडी, तो वो जो है बराबर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और बराबर उनका कमेंट और प्यार देखने को मिलता है साथियों। तो आप लोग भी अपना प्यार बनाइए और लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब फिजिकल के बाद आपका पेपर ही होना है, तो पढ़ाई भी स्ट्रांग रखिए और फिजिकल अपना करते रहिए। ठीक है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर कमेंट जरूर करिएगा साथियों। और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे 100% मिलेगी और व्हाट्सएप चैनल पे आपको डेली का करंट अफेयर आपको 10-15 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आपको करंट अफेयर और छोटे मोटे प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, बाकी टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है साथियों।